बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर बहुत सी जमातें शामिल हैं। 3 बड़ी जमातें हैं जिनके पास अफरादी कुव्वत ज़्यादा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जमीयत उलमा इस्लाम फे है। दीगर भी जमातें हैं लेकिन उनकी अफरादी कुव्वत कम है, इसलिए उनके नाम ज़्यादा सामने नहीं आते। लेकिन ये 11 जमातों का मजमुआ है जिसने एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जिसे PDM का नाम दिया गया। अब इस PDM की तहरीक में 3 बड़ी जमातें जो हैं वो तो फ़ायदा उठा रही हैं, बकिया जो छोटी जमातें हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, उनके मुतालिबात क्या हैं और उन मुतालिबात पर PDM की जो इंतज़ामिया है, रहबर कमेटी है, वो क्या सोचती है, क्या राय रखती है, आने वाले दिनों में इस पर हिकमत अमली क्या होगी और हुकूमत को ये टफ टाइम कैसे दे सकेंगे और हुकूमत इनसे कैसे निपटेगी। इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी एडिटर फॉरम राना मोहम्मद हज़रत साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और रोजनामा 92 न्यूज़ के एडिटर इस्लामाबाद राव खालिद साहब मौजूद हैं और एडिटर कराची सईद खावर साहब मौजूद हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। राना साहब, अगर किसी आम शख्स से पूछा जाए कि PDM में कितनी जमातें हैं तो जवाब आएगा 11 हैं या 9 हैं। उनसे नाम पूछें तो वो कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम फे है। बकिया नाम पूछेंगे तो किसी को नामों का पता तक नहीं होता। इसकी जो वजह क्या है कि नामों का पता क्यों नहीं है और इसका फायदा किसे हो रहा है, 3 बड़ी जमातों को या फिर हुकूमती जमात को? देखें यासर, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। इसका फ़ायदा हुकूमत को भी हो रहा है और 3 बड़ी सियासी जमातों को भी हो रहा है, दोनों तरफ फ़ायदे हो रहे हैं। हुकूमत को फ़ायदा इसलिए हो रहा है कि हुकूमत समझ रही है कि ये जो 11 रुकनी एक टीम बनी है, इस 11 रुकनी टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं, बाकी सारे वो प्लेयर हैं कि जिनकी ना बारी आनी है, जिनसे ना ओवर कराया जाना है, जिनसे ना ओपनिंग कराई जानी है, जिनसे ना ही कीपिंग कराई जानी है। फील्डिंग उनसे कराई जाएगी और फील्डिंग भी ऐसी होगी जो जहाँ पे चाहेगा कैच छोड़ देगा। ये हिसाब होगा अगर हुकूमत को ये फ़ायदा। जहाँ तक अपोजिशन का बात है तो अब 2 जलसे हो गए, 2 के बाद अब तीसरे जलसे की तैयारी है। लेकिन इस तीसरे जलसे से पहले जब ये कराची का जलसा हुआ तो उसमें पता आपको कि बड़ा सख्त इख्तलाफात इनके आपस में पैदा हो गए। उस जलसे में 3 सियासी इस तरह लगता था कि पूरा पंडाल, इस तरह लगता था पूरा जलसा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम का है। वहाँ पर पहले इनकी बात हुई जलसे से पहले कि तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनका कोई ना कोई मकामी जो स्पोक्स पर्सन होगा या मकामी जो रहनुमा होगा वो भी स्टेज के ऊपर नज़र आएगा माइक पे। अब हुआ गया कराची जलसे में, आपने देखा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के सोमर साहब हैं वो कभी कभी स्टेज सेक्रेटरी बन जाते थे, कभी पीपल्स पार्टी के बन जाते थे। मुस्लिम लीग नून का तो नहीं बनता था लेकिन नून लीग की क़यादत काफ़ी हद तक स्टेज पर मौजूद थी। इससे जो छोटी जमातें थीं उन्होंने वाज़े तौर पर उसी वक्त चीखना चलाना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, हमें सिर्फ शो पीस बनाकर पेश किया जाता है, स्टेज पे बिठाया जाता है, उसके बाद बात पीपल्स पार्टी अपनी कर जाती है, नून लीग अपनी कर जाती है, मौलाना साहब अपनी कर जाते हैं। इसके अलावा पूरे जलसे में होता ही कोई नहीं और फ़ायदा भी ये तीनों उठा रहे हैं। अगर कोई मुज़ाकरात की टेबल पे जाएगा तो इन तीनों में से किसी न किसी से रब्ता होता है, अगर किसी को कोई ऑफ़र होती है तो इन तीनों में से किसी को होती है। तो हम कहाँ पे हैं ये आपको मैं बिल्कुल मुसद्दक़ा बता रहा हूँ, जिसकी तस्दीक खुद एक बड़ी सियासी जमात के अहम रहनुमा ने मुझसे आज की। उसने कहा भाई हमें नहीं लगता कि अगले आने वाले दिनों में हमारे हालात कोई बेहतर है। मैं कहा हुआ क्या है? उसने कहा जी जो PDM में बाकी जमातें हैं वो अब वाज़े तौर पर उन्होंने ये शो डालना शुरू कर दिया है कि जनाब पहले तो ये कोयटा के जलसे के बाद बैठे ना और बैठ के हमसे फाइनल करें कि हमारा एजेंडा क्या है। हुकूमत को गिराना एजेंडा है, अगर हुकूमत को गिराना एजेंडा है तो उस एजेंडे पे आ जाएं और उससे हट के कोई बात नहीं करेगा। अगर अदारों के ख़िलाफ़ जाना एजेंडा है तो फिर उस पर आ जाए, अगर महंगाई एजेंडा है उस पर आ जाए, अगर इस्तीफ़े देने हैं तो अब से ये इस्तीफ़े दे के रख लें। उसने कहा जी कोई भी अहम फैसला जो है उसमें हमें उस वक्त शामिल किया जाता है जब फैसला हो चुका होता है। और मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं कि आने वाले चंद दिनों में 25 तारीख के बाद PDM के इजलास बुलाने के लिए छोटी जमातें जो है वो कहना शुरू हो जाएंगी और उस इजलास में वो अदम इत्तेमाद करेंगी। पहले अदम इत्तेमाद सिर्फ पीपल्स पार्टी नून लीग पे था, अब अदम इत्तेमाद मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी होगा और इसका थोड़ी सी इसकी झलक जो है ना आप कोयटा के जलसे में जरा देख लेंगे। चलें कोयटा के जलसा हो लेने देते हैं। खावर साहब, आप क्या राय रखते हैं कि 3 बड़े खिलाड़ी हैं, उनके साथ 8 छोटे खिलाड़ी हैं, तो क्या 8 छोटे खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिलेगा, उन्हें भी कोई फायदा होगा या फिर ये 3 बड़े खिलाड़ी 8 छोटे खिलाड़ियों को खुद ही मात दे देंगे?
हमेशा यासिर यही होता है कि जब पाकिस्तान में जितनी भी सियासी तहरीकें और जमहूरी तहरीकें चली हैं उसमें 2-4 बड़ी पार्टियां होती हैं, बाकी ऐसे ही बस की सवारियां भरने के लिए सवार हो जाते हैं और कभी उनकी नहीं सुनी जाती। और अब भी PDM में भी यही हो रहा है कि 3 बड़ी जमातों का आपने जिक्र किया, ये जमातें बिला शुबा हमेशा केक में अपना हिस्सा बांटती रही हैं और अब भी वो जो आगे जाना चाह रही हैं तो उनके मकासद हैं, एजेंडा है। जबकि इसके बरक्स उनके साथ जो दूसरी जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, मेगल साहब हैं, अचकजई साहब हैं और अल्लामा साजिद मीर साहब हैं, इस तरह की जमातें जो हैं वो इस वक्त मुस्तरब हैं क्योंकि 2 जलसों में उनकी आवाज़ नहीं सुनाई गई। मैं समझता हूँ कि इस जलसे में जो की नोट्स थे, जो अच्छी तकरीरें थी, वो छोटी जमातों के नुमाइंदों की थी, लेकिन वो उस रिपोर्ट तक नहीं हो सकी। इसी वजह से इनके दरमियान ये मामला चल रहे हैं और हो सकता है कि कोयटा के जलसे में ये बात खोलकर सामने आ जाए और उनको आगे लाना पड़ेगा। वरना ये है कि ये तो है ही इख्तलाफात का मजमुआ, अपोजिशन की जमातें हैं, लेकिन इनके विद इन यूनाइटेड भी ये बटे हुए हैं और इनके अपने अपने एजेंडे हैं और रीजनल जमातें ज़्यादातर हैं जिनके मकामी किस्म के मसाइल हैं, मकामी किस्म के मुतालबात हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ आम आदमी तक, वो अपनी आवाज़ हुकूमत तक या पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। इस वजह से इनके इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये दरारें पड़ेंगी और ये खलफिशार बढ़ जाएगा अगर इन पार्टियों को मुतमईन ना किया गया, अगर इन पार्टियों की आवाज़ आगे तक ना पहुंचाई गई। ये बैक बेंचर्स बनाया हुआ इन्होंने, इनकी मशवरे नहीं माने जाते, इनकी तजावीज़ नहीं सुनी जाती, इनसे बात नहीं सुनी जाती, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हम, यानी आप भी आने वाले दिनों में इत्तेहाद बरकरार ना रहने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। राव साहब क्या समझते हैं कि अगर ऐलान होता है, टीम है खबर साहब मैं वापस आता हूं आपकी जानिब। राव साहब, अगर ऐलान होता है तो वो ऐलान ये होता है कि 11 जमातों के प्लेटफॉर्म से जलसा हुआ है, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो अफरादी कुव्वत 3 जमातों की। क्या समझते हैं कि जो बाकी 8 जमातें हैं उन्हें वो एक ऐलान का फायदा पहुंच रहा है या फिर उन्हें अफरादी कुव्वत कम होने का नुकसान हो रहा है? देखिए, जो एक टर्म हुकूमत इस्तेमाल कर रही है सियासी बेरोज़गार, वो आपको नज़र आ रही है बाकायदा तौर पे। जो अगर बाकी 8 जमातों की बात करें, 3 तो चलो कुछ ना कुछ उनका पॉलिटिकल वज़न भी है, सियासी वज़न रखती हैं और सिंध में हुकूमत भी है, पंजाब में नून के काफ़ी इलेक्शन MPs जीते हैं, मरकज़ में भी उनके रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, सेनेट में भी है, इसी तरह से JUIF की भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन है। बाकी तो शाबले वाजा टाइप चीज़ें हैं। देखिए, मैं फिर यादा करूँगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जिस दिन उन्होंने PDM का इजलास किया था कि ये तकसीम होगी, क्योंकि जो 26 नुकाती इन्होंने अपना एजेंडा रखा था, जो एम रखा था, वो काबिल अमल ही नहीं है। उसमें आप सबका चूरन डाल दिया, ये भी होगा और वो भी करेंगे और इस तरह भी होगा और उस तरह भी होगा, वो उस तरह से चलने वाला नहीं था। इनको एक एम के साथ जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है खुद वो क्लियर नहीं है कि उनका एम क्या है, वो चाहते क्या हैं। क्या इमरान खान की हुकूमत को हटाना चाहते हैं? अगर उसको हटाना चाहते हैं तो उसके बाद का लाए अमल क्या होगा? क्या ये जो PDM है ये इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कभी भी हो पाएगी, क्योंकि उनके ज़ाहिर अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जैसे अभी दूसरे जो छोटे सूबों में इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि इकट्ठे नहीं चल सकते ये इंतखाबात में। तो ये मुतालबा किससे हो रहा है? एक स्लोगन, एक एजेंडा नहीं है, एक नारा नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक बटे हुए हैं और मुस्तकबिल में ये इत्तेहाद मुश्किल दिखाई दे रहा। भट्टी साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त इत्तेहाद में बेहतरीन खेल किस पार्टी की जानिब से पेश किया जा रहा है? देखिए, अगर खेल की बात करें तो यकीनी तौर पर कोई भी अखाड़ा जब सजता है, उसके अंदर जब पहलवान उतरते हैं तो एक फितरी अमल है, जो तगड़े पहलवान होते हैं खेल उन्हीं का ही अट्रैक्ट होता है लोगों को, उनके सामीन को, नाजरीन को, और वही अपना नाम वहाँ पर पैदा कर रहे होते हैं। तो ये एक PDM की अगर हम बात करें तो जो बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो अपने हार्ड स्टैंड की वजह से और एक अपने मजहबी बैकग्राउंड की वजह से एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो डेफिनेटली उन्हीं की बात इस वक्त हर जगह पे अंडर डिस्कशन है, बात अपील उन्हीं की ही बात अपील कर रही है। लेकिन दीगर जमातें जो मुतालबात पेश कर रही हैं उनके खिताबात भी सुनने का हमें मौका मिला,
उनके जितने मुतालबात हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सारे वही तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में इक़्तिदार पर विराजमान थी। वही मुतालबात हैं, वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार पर विराजमान थी वफाकी हुकूमत में। तो उनके तो एक दरीना मसाइल हैं, लेकिन मसला सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का है। और इस वक्त जो जिस तरीके से उन्होंने जलसों का सिलसिला शुरू किया, या सिर्फ एक फैक्ट है कि 2 साल से अपोजिशन जिन मसाइल से गुजरी और जिस किस्म के केसेस का उन्हें सामना करना पड़ा, तो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो थे, कहीं उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल दोबारा से एक रिवाइव करने के लिए और अपने आप को अवाम में ज़िंदा रखने के लिए और एक इतना प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि कोई उनकी बात भी सुने, तो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी सियासत का रुख जिस जानिब बढ़ रहा है, उसके अंदर से मुल्क के मफाद में, जमहूरियत के मफाद में कोई बेहतरी का पहलू निकलना चाहिए अगर आपकी इंटेंशन अच्छी होंगी। अब इतलात ये आ रही है जो कोयटा का जलसा होना है, जो पेशावर का जलसा होना है, वहाँ पर कुछ इस किस्म की प्लानिंग की जा रही है कि वहाँ पर कुछ ऐसे नारे लगवाए जाएं जो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। और उस नाराबाजी से रुकवाने के लिए PDM में शरीक कुछ जमातों के रहनुमाओं से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रब्ता किया गया है। उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि आपको जमहूरी एक एटमॉस्फेयर के अंदर जलसे करने की आपको इजाज़त दी गई है। किसी ने हर्डल्स नहीं क्रिएट की, लेकिन आप कोई ऐसी रविश मत अपनाइए, ऐसा तरीक़ेकार मत अपनाइए ऐसे सालबियत के लिए खतरे का बाइस हो सके। ऐसे खदशात भी हैं। दूसरी जानिब नेटका ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर रखा है। राना साहब क्या समझते हैं कि एक तरफ कल जैसे नवीद कमर साहब से हमारी बात, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी कोई इरादा नहीं है कि हम इस्तीफों के हवाले से गौर करें, अभी इस्तीफों पे गौर भी नहीं हो रहा और हमारा इरादा भी अभी नहीं है, PDM फैसला करेगी तो तब देखा जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी यही राय देखने में आती है। तो मौलाना फजलुर रहमान फिर इस्तीफे लेंगे किससे? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे लेंगे, ज़रूर लेंगे, लेकिन किससे लेंगे ये एक सवालिया निशान है। इस्तीफे लेंगे वो अपनी पार्टी के चंद लोगों से, और वो दिखाने के लिए, आगे देने के लिए नहीं। आगे देने के लिए होता तो जिस वक्त से वो कह रहे हैं कि हमें ये असम्बलियाँ कबूल नहीं है, तो दे के बाहर निकल जाते। कोई एक तो पहल करता ना, किसी एक ने पहल नहीं किया। बड़ी क्लियर सी बात है जी, मेरे पास जो इतलात हैं वो पीपल्स पार्टी ने तो वाजे कर दिया ना। कल नवीद कमर उनके बड़े सीनियर है, उन्होंने प्रोग्राम में कह दिया जी अभी तो हम इस पर गौर भी नहीं कर रहे। उसने कहा और ना ही हम ये गैर जमहूरी पार्लियामेंट में हमला करेंगे। अब उसके बाद आ जाए, नवीद कमर के बाद 3 जमाती और हैं जिनके 4-4, 5-5 अरकान हैं इनके इत्तेहाद में, बेशक छोटी जमातें। उन्होंने भी वाज़े तौर पे कह दिया जी इससे पहले हमें दोबारा एक दफ़ा बैठना होगा, इससे फ़ायदा होता है या नुकसान। जब ये सोचने भी आप चले जाते हैं ना, तो इसका मतलब नहीं है। और मुस्लिम लीग नून ने, मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूँ, मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ने ये शर्त रखा है जी हम 2 शराइत हैं, इन 2 शराइत पर हम आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमारे इस्तीफ़े ले, इसके बगैर नहीं। उन्होंने कहा ये वो 2 शराइत कौन सी है? उन्होंने कहा नंबर 1 सबसे पहले पीपल्स पार्टी, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान और उसके बाद ANP। ये तीनों जो हैं ये जमातें इस्तीफ़े पेश करेंगी। जब ये इस्तीफ़े जमा हो जाएंगे, यानी जवाब ही है, हाँ, तो उसके बाद हम इस्तीफ़े देंगे। हम पहले किसी सूरत में इस्तीफ़े नहीं देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ये ना हो कि हम इस्तीफ़े दे दें, हमारे इस्तीफ़े कबूल हो जाए, वो इस्तीफ़े ना दें, पता चले जी हमारी सीटों पे इलेक्शन हो गया और हमारे साथ वो हाथ हो जाए जो मुमकिन है। ये बिल्कुल एक मुसद्दक़ा मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बात हुई है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने तो ये कह दिया, जमात दीगर ने भी कहा। अब नून लीग के अंदर जिस बड़े ग्रुप ने ये शर्त रखी है, दूसरी शर्त उन्होंने रखी है कि इस्तीफ़े हम उस वक्त देंगे, हम उस वक्त मसलन हम यानी मुस्लिम लीग नून सबसे आखिर में इस्तीफ़े जमा कराएगी स्पीकर को, जब ये सारे स्पीकर को जमा करा देंगे। ये नहीं कि अपने पास रख के सिर्फ बैठ जाए, नहीं, जब ये स्पीकर को जमा करा देंगे फिर हम कराएंगे, जिसे कहते हैं ना पंजाबी जी ना करना लीगल, ये वही है। तो अब यही हो रहा है। और ये आने वाले दिनों में मैं आपको ये बता दूं, आने वाले दिनों में आप देख लेंगे ये अब ज़्यादा शोर मचेगा। अगले 4 से 5 या 10 दिन बाद ये जलसा ख़त्म होने दें कोयटा वाला, उसके बाद इस्तीफ़ों का शोर मचना शुरू होगा। तो बहुत से लोग जो हैं वो बाहर निकलते जाएंगे, इसकी मुखालफत करते जाएंगे, और जब इस्तीफ़ों की मुखालफत शुरू होगी तो वो सबसे बड़ा डेंट होगा जो इस गवर्नमेंट, इस अपोजिशन में पड़ना है, क्योंकि अपोजिशन जलसे जुलूसों से तो हुकूमत नहीं हटा सकती। इस्तीफे एक ऐसा ऑप्शन था जिससे कोई आईनी बहरान जब इस बारे में भी शकूक व शुबहात पैदा हो जाएं, आपको दूसरी जमात से डर होने लगे और ये लगे कि ये जमात दगा दे जाएगी, तो फिर कोई भी तहरीक ऐसे अमल में या ऐसी सोच के अंदर पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान में नवंबर के वस्त में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तमाम जमातें इस कोशिशों में हैं कि वहाँ पे इंतखाबी जो मुहिम है वो भरपूर तरीके से चलाई जाए। तो इसी सिलसिले में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं। आज गांछे में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर खिताब भी किया। 22 रोज़ा दौरा है और आज उनका चौथा रोज़ था। लेकिन अगर आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कौन सी जमातें ऐसी हैं जो एक दूसरे की हरीफ हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो नारे क्या लगाए जाएंगे, किसको किसके बारे में बात बताई जाएगी? खबर साहब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उधर मौजूद हैं और इल्जामात वो लगा रहे हैं पीटीआई पे कि पीटीआई को बरसर इक़्तिदार नहीं आने देंगे। इन्होंने जिस तरह दूसरे सूबों का हाल किया वो गिलगित बल्तिस्तान का नहीं करने देंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तो आपकी हरीफ है वहां पे, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हिमायत मौजूद है, लेकिन आमतौर पर यही होता है कि कश्मीर, फाटा और इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर उसके साथ जाते हैं वो लोग जहाँ जिसकी हुकूमत हो। वहाँ पर पीटीआई के लिए माहौल साजगार हो सकता है, लेकिन वहाँ बिलावल ने जाके हलचल पैदा की है और वो कुछ नशिस्तें लेने के लिए पुरुमीद हैं। मैं समझता हूँ कि पीटीएम का जो पिंडारा है वहाँ जाके खुलना है। पीडीएम वहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा होगी, इसलिए कि ये सियासी इत्तेहाद है, जमहूरी इत्तेहाद है, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई और एक दूसरे की ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ पर अगर एक सीट पे हम एडजस्टमेंट कर लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी कर ले, ऐसा नहीं है। वहाँ ये तीनों मुतारिब पार्टियाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा होंगी और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब बल्दियाती इंतखाबात में भी यही होगा कि सीट एडजस्टमेंट का कोई मामला नहीं होगा। उस वक्त तक पीडीएम रहती है या नहीं रहती, लेकिन पीडीएम के इस वक्त जो आसार हैं वो यही हैं कि एक आते ही आजमाइश दरपेश है इलेक्शन की वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ आपको पता चल जाएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आप पीडीएम के हवाले से जो इत्तफाक राय रखती हैं उसका क्या असर होता है। यकीनन एक दूसरे के ख़िलाफ़ उनको सख्त ज़बानें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इंतखाबी ज़ुबान अलग होती है, अगर उसमें नारेबाजी की सियासत ना हो, अगर एक दूसरे पर इख्तलाफ राय की सियासत ना हो, फिर उसे इंतखाबी मुहिम कौन कहे, इंतखाबी जलसा कौन कहे? राव साहब क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इल्ज़ामात पीडीएम की मुकम्मल तहरीक 11 जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा रही है अवामी इश्यूज़ के हवाले से, वही इल्ज़ामात अब इंतखाबी मुहिम के अंदर भी लगाए जाएंगे, तो क्या आप ये समझते हैं कि इससे इत्तेहाद पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, इत्तेहाद तो ऑब्वियसली डैमेज होगा। वो जो एक कह ले कि दोगली अप्रोच है या दोगली पॉलिसी है, किसी असूल की बुनियाद पे तो ये ना पीडीएम बनी है ना ये जमहूरियत की लड़ाई है। बुनियादी ये तो फैक्ट है, अपने अपने इंटरेस्ट की लड़ाई है। पीडीएम के लिए ये बहुत अच्छा मौका था कि वो अपने इत्तेहाद को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में लेके जाते, वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स मुश्तरका तौर पे खड़े करते और वो हुकूमत वहाँ पे बना के दिखाते, पीटीआई को वहाँ पे हराते। तो ये इनके लिए एक बहुत मोराल बूस्टिंग होता पीडीएम की अपने तहरीक के लिए भी और जो कुछ वो इमरान खान या पीटीआई की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं उसके लिए भी। लेकिन वही बात है कि अगर तो किसी असूल की बुनियाद पे इकट्ठे होते तो यकीनन ये बात करते, लेकिन क्योंकि अपने अपने मफादात है, हर किसी के लोकल लेवल पे और किस्म की पॉलिटिक्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और है, फिर सूबे के लेवल पे और चली जाती है, तो वो बुनियादी तौर पे इकट्ठे हो नहीं पा रहे हैं, नज़रियाती तौर पे इकट्ठे नहीं हैं। जो ज़हनी तौर पे वो उनकी अप्रोच इश्यूज़ के बारे में डिफरेंट है, तो ये वहाँ पे आपको ये तफरीक नज़र आ रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है डैमेजिंग होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दिनों वो जब कराची का जलसा हुआ तो इनके एक लीडर जो है उनकी तकरीर भुट्टो के ख़िलाफ़, जो सिंध में इलेक्शन लड़े थे बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़, उनकी एक तकरीर बहुत वायरल हुई जिसमें वो बिलावल भुट्टो और उनके वालिद साहब के बारे में हिर्ज़ा सराई कर रहे हैं। तो वो बयानात जो वहाँ पे ये देंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़ पीडीएम की तहरीक के हवाले से सोशल मीडिया के दौर में, और जिस तरह वायरल होती हैं चीज़ें, तो वो उसमें बहुत नुकसानदेह भी हो सकती हैं। लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो बयान देते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ हिर्ज़ा सराई ख़ुद करते हैं और इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो लड़ाना चाहते हैं हमें फ़ौज से और फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, फ़ौज के उसके
ख़राबी पैदा करने के इदारों के कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वो ढिठाई से बयान दे के एक दूसरे के खिलाफ दूसरे दिन फिर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि फ़र्क पड़ेगा, डैमेज होगी, लेकिन वो डैमेज आपसी मामलात में नहीं होगी बल्कि अवामी सतह पर डैमेज हो सकती है। आपसी मामलात में तो ऐसा ही एक दूसरे के बारे में बयान दिए और कल को इकट्ठे हो गए। भट्टी साहब क्या समझते हैं कि इस वक्त में कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, दीगर जमातों के कायदीन ने भी वहाँ पर जाना है, इंतखाबी मुहिम तो चलानी है। आज सवाबी में एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे, पार्टी कन्वेंशन था, तो उनका सब जो इल्ज़ामात लगाए उन्होंने वो अपनी से साबिका हुकूमत पे लगाए कि जब हमें इक़्तिदार मिला तो किस तरह लुटा फुटा इक़्तिदार था, बिजली नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, दहशत गर्दी उरूज पे थी। बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया, इल्ज़ामात सारे उन पे लगाए हैं दबे लफ्ज़ों में। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में ये जो इंतखाबी मुहिम है किस हद तक डैमेज कर सकती है, या फिर राव साहब के बयान के मुताबिक के डैमेज नहीं होगी? यासिर, देखिए ये एक अलमिया रहा है कि हमारे यहाँ एक रविश है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती कि हम आवाम की सिंपैथी हासिल करने के लिए बिलखुसूस सियासी जमातें वो अपने मुखालफिन को हर लिहाज से हदफ का निशाना बनाती हैं, तनकीद के हदफ बनाती हैं कि हमने वोट हासिल करने, इक़्तिदार हासिल करने। इक़्तिदार में आने के बाद जब कोई मुश्किल वक्त हो, बाहमी मफादात हो, तो बाहमी शीरो शिकर हो जाते हैं। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे हमने पहले भी बात की कि इतनी दहाइयाँ गुजरने के बाद कुछ सियासत के अंदर भी तमीरी सियासत का पहलू ज़रूर होना चाहिए। वो पुरानी रविश दहाइयों पुरानी ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी वही जारी है। लेकिन जहाँ तक आप PDM के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं ना, तो PDM के इत्तेहाद के पीछे जो उनके अगराज़ व मकासिद हैं उनको हासिल करने के लिए तमाम कड़वी गोलियाँ भी बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे के अगर कोई इस किस्म के बयानात देना भी पड़े। देखिए, ये एक हकीकत है कि जो PDM का जो वजूद में आई और उसके बाद वो जिस किस्म के जलसे कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जहां से उनकी कोई सुनवाई हो, उन्हें कोई रोशनी दिखाई दे जिसकी फॉलो करते हुए वो किसी अपने सियासी बेहतरी का सफ़र शुरू कर सके। तो उस वजह से अल्टीमेटली उन्हें इकट्ठा होना पड़ा। इसके अलावा और उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। ये फैक्ट है कि PDM के जलसों की वजह से आज अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मुसलसल इजलास होते हैं, तर्जुमानों के इजलास होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा हो रही हैं, हुकूमत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी, अपोजिशन को टैकल करने के हवाले से भी, तो PDM के जलसों ने एक पॉलिटिकल मोमेंटम तो बिल्ड किया है। वो यही चाहते थे कि पहले अपोजिशन सिर्फ आपको कोर्ट्स में या नैब के चक्कर लगाते हुए दिखाई देती थी। अब उन्हें अपनी बात करने का, हुकूमत को ग्रिल करने का मौका मिलता है एक PDM के प्लेटफॉर्म पे जब वो एक जलसा करते हैं। तो लिहाजा ये जो इंतखाबात हैं वहाँ पर जिस किस्म की भी सियासत करेंगे, वक्ती तौर के ऊपर ये कड़वी गोली बर्दाश्त करेंगे एक दूसरे की, और इनकी कोशिश होगी कि हम इसको अल्टीमेटली दिसंबर तक जो इनका प्लान है जिन्होंने तश्कील दिया हुआ है वहाँ तक हम जाएं, चूँकि इसके अलावा उनके पास कोई पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ऑप्शन दिखाई नहीं देता। जलसा मुस्लिम राना साहब, अब ये खबर तो आपकी थी कि आने वाले दिनों में इनमें कुछ इख्तलाफात आने वाले हैं। मैंने सोचा कि सबकी पहले राय ले लेते हैं। आप वो खबर दीजिए कि आने वाले दिनों में इनमें इख्तलाफात किस वजह से आएंगे और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन उसमें मेन उनसर कैसे होगा? देखिए, इस वक्त 5 हल्के ऐसे हैं गिलगित बल्तिस्तान के जहां पर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के लोगों पे पर्चे करवाए। ये मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पर एक जगह तो ऐसा एक मुकदमा जो है, ऐसी FIR भी दर्ज है जिसमें कहा गया है कि मरियम और नवाज शरीफ की तस्वीरें फाड़ी गईं और उन पर रंग फेंका गया। ये पर्चा जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों पे हुआ है। उसके बाद जब बिलावल गए हैं वहाँ पर तो एक जगह पे तसादम हुआ है, और तसादम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में हुआ है। अब मुझे एक बात बताएं, गिलगित बल्तिस्तान जो है ये कोई रशिया की रियासत तो नहीं है? क्या वहाँ पे होने वाले इलेक्शन, वहाँ पे होने वाला झगड़ा, वहाँ से उठने वाली आवाज़ क्या लाहौर शहर या ननकाना जो है या लारकाना जो है या इस्लामाबाद जो है या KPK जो है या कोयटा तक नहीं जाएगी? ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? देखें, बिलावल कैंपेन चलाने गए हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी की। अब बिलावल के बाद, इन झगड़ों के बाद वहाँ मरियम को बुलाया जा रहा है। मरियम जाती है तो मरियम जब पीपल्स नून लीग के हल्के के किसी उम्मीदवार के जाके वहाँ पे करेंगी तकरीर, तो वो किसके खिलाफ करेंगी? चले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के साथ वो कहेंगी ना जी मेरे उम्मीदवार को जिताएं, तहरीक इंसाफ को बुरा कह लेंगे, लेकिन उनका उम्मीदवार कहता है जी मेरा कंपटीशन जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ है।
जनाब हमने एक दूसरे के साथ फड्डा किया हुआ है, तो क्या करेंगे? देखें ये, और उसके बाद कश्मीर में भी यही सूरत हाल है। अब वहाँ से जो इख्तलाफात शुरू हुए हैं ना, ये इख्तलाफात ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, मैं उसके बाद आपको 1 मिनट में इस चीज़ को वाइंड अप कर दूंगा। यासर, गुजरांवाला का जलसा, मरियम नवाज़ की तकरीर के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुन वापस जाना शुरू हो गए। बिलावल की तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुन वापस जाना शुरू हो गए। यानी पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, नून लीग की क़यादत, ये तो आपस में बैठने के लिए तैयार हो सकते हैं, इनके कारकुन नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बिलावल की तकरीर कैसी है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ वहाँ से क्या फरमाते हैं, मरियम क्या कहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के कारकुनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये दोनों क्या करते हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान का सबसे जो करीब आदमी है सिंध में, वो बिलावल के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है। वो किस तरह अगले इलेक्शन में बिलावल के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा? किस तरह? और सोमर जो किस तरह नहीं लड़ेगा? आपको नहीं पता ये सर। अब होगा क्या? उस इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप मेरे तीनों बड़े सीनियर, मुझसे सीनियर हैं तीनों जो बैठे हुए हैं, ये देख लीजिएगा, जिस दिन वहाँ से रिजल्ट आएगा गिलगित बल्तिस्तान से, तो नून लीग भी रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं होगी जहाँ से पीपल्स पार्टी के लोग जीते होंगे इनके मुकाबले, और जहाँ नून लीग जीतेगी पीपल्स पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को तो अभी साइड पे कर देना। तो यहीं से इख्तलाफात निकलेंगे और ये इख्तलाफ इतने सख्त होंगे कि आपको नज़र आएगा कि ये वो कश्ती में पहला सुराख होगा अवामी तौर पर जो कश्ती अपोजिशन की है, और जब एक सुराख होता है ना तो दूसरा सुराख अपनी जगह खुद ही बना लेता है। यानी आप ये समझते हैं, और अवाम को समझना चाहिए कि एक दूसरे के साथ जो मिल बैठे हैं और मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इस इंतखाबी मुहिम के दौरान वो एक दूसरे के बारे में राय क्या रखते हैं। अगर उनकी राय उसमें भी वही है जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे है, तो फिर वो दिल से सच्चे हुए। अगर राय मुख्तलिफ है तो फिर अपना अपना चूरन बेचा जा रहा है, वक्त के साथ बेचा जा रहा है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर की वजह से एक सालसी हुई थी कार के रेंटल पावर केस की, जिसमें पाकिस्तान ने हरजाना अदा करना था, पाकिस्तान की बचत हुई। बाद में यह पता चला कि किक बैक्स लिए गए उस कंपनी की जानिब से, फिर उन पे एक केस होना था और वो पैसे पाकिस्तान को मिलने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसला यह हुआ कि वो पैसे छोड़ दिए जाएंगे, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। यानी ये फैसला जो हुआ ये खुफिया तरीके से हुआ, मंजर आम पर नहीं आ सका। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, आपने पहले भी इसे रिपोर्ट किया था, आप इस पे कॉलम भी लिख चुके हैं, तो बताइए ये अवाम को कि पाकिस्तानियों के साथ हुआ क्या, खुशखबरी क्या दी गई और असल में नुकसान क्या हुआ। जैसे ये बड़ी बदकिस्मती है। अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, माजी के अंदर उनके बहुत से कारनामे हैं जिनकी वजह से वो एहतसाब अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। और उसी दौर के अंदर उन्होंने जब बिजली का बहरान एक बेकाबू हो चुका था, तो 2009 के अंदर वादा था कि दिसंबर 2009 तक मुल्क से अंधेरे छट जाएंगे, और उसका हल ये था कि हम रेंटल पावर प्लांट्स लेके आ रहे हैं, क्विक सोल्यूशन है, बिजली मिलेगी और उसके बाद हम अपने पावर प्लांट्स लगाएंगे। लेकिन उस वक्त इतनी भरमार की गई उन माहिदों के अंदर मुबैना तौर के ऊपर करप्शन की कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो माहदे ही कलअदम करार दे दिए, और नैब को हिदायत दी गई थी कि आप इस मामले की इंक्वायरी कीजिए। नैब की टीम ने तहकीकात की, बहुत से केसेस के अंदर रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं। साबिक वजीर पानी बिजली राजा परवेज़ समेत ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ शख्सियात, सरकारी अफसरान वो रेफरेंसेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक रेफरेंस जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जिस केस में हिदायत की कि डे टू डे बेसिस के ऊपर इसकी हेयरिंग करे एहतसाब अदालत, उसका नाम है लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी का रेफरेंस। ये वो पाकिस्तान हुकूमत की सरकारी कंपनी थी जिसने कारके रेंटल पावर कंपनी के साथ 231 मेगावाट बिजली का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस कंपनी के पास पैसे नहीं थे, पेश की अदायगी थे कि 14% अदायगी के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से वफाकी हुकूमत की सॉवरन गारंटी के ऊपर ये कर्ज लिया गया, कारके को पे किया गया। उस वक्त फिर किक बैक्स इन्वॉल्व हुए, उन्होंने रिश्वतें दी। जब मुआहिदा ख़त्म हुआ तो कारके कंपनी चली गई आलमी सालसी अदालत में, पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया। लेकिन 2016 में उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक कंबाइन कमेटी तश्कील दी जिसके अंदर ISI के लोग मौजूद थे, नैब के लोग मौजूद थे। अनाउंस किया गया इसको, उन्होंने असर नौ इस मामले की तहकीकात की और उन्होंने वो पूरी मनी ट्रेल पकड़ी दुबई जाकर, जहाँ से पाकिस्तानी अफसरान को इस कंपनी ने रिश्वत के तौर के ऊपर रकम दी थी। जब वो पैसे सारा सबूत इकट्ठे हो गए
तो उसके बाद पाकिस्तान आलमी साजिश अदालत में जाने लगा तो वहाँ पर कारके कंपनी करप्शन की वजह से ब्लैक लिस्ट हो सकती थी, केस हार सकती थी, हर जाने का केस खत्म हो सकता था। उन्होंने एफर्ट की, तुर्किश गवर्नमेंट के लोगों को उन्होंने इसके अंदर एक्टिव किया, लॉबिंग की, और हमें फिर एक बताया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से कि तुर्क सदर की कमाल मेहरबानी से ये जो हरजाने का केस था उन्होंने वापस ले लिया है। लेकिन हकीकत ये थी कि उस अफसर ने जिसने कलीदी किरदार अदा किया था ईवान सदर में, जब कौमी निशानात इम्तियाज़ देने की तकरीब हुई तो उन्हें इस केस के अंदर जो उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था उन्हें कौमी निशान से नवाजा गया। लेकिन इसी मौके के ऊपर अब सरकारी दस्तावेज मिली, पता चला कि जो हमारा क्लेम था, जो हमने कारके को रकम दी हुई थी, वसूल करनी थी, वो 128 मिलियन डॉलर थी, हमने वो माफ़ कर दिए। चलें ये बात एक तरफ। अब वो जो लाखड़ा कंपनी ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज लिया था उसके ऊपर सूद भी था, उस सूद की शरह के मुताबिक वो रकम वाजिबुल अदा हो चुकी है 7 अरब 60 करोड़ रुपए। लाखड़ा पावर कंपनी की जो बैंक उसकी जो बैलेंस शीट है वो माइनस में है। वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट से जाके हुक्म हासिल कर लिए कि हमें पैसे दिए जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत की सॉवरन गारंटी थी। अब पेट्रोलियम पावर डिवीज़न ने इसी से कहा है कि आप ये कौमी खजाने से रकम अदा कर दीजिए, यानी कि पहले भी आवाम को चूना लगा, अब फिर से अवामी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी जानिब दावे ये किए गए थे कि हमने बहुत सा पैसा बचा लिया, पाकिस्तान को बचा लिया, नहीं तो हमको ये रकम अदा करना पड़ती। लेकिन ये सोचिए कि जो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो रही थी, जिसने रिश्वत दी थी, आपने उसको भी कर्जे माफ कर दिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद बहुत सी खबरें मंजर-ए-आम पर आईं, कमेटियां भी तश्कील दी गईं, कमेटियां अब गैर फ़ाल होने की भी खबरें हैं। लेकिन इसमें असल हक़ाइक़ क्या हैं? सिंध हुकूमत ये क्लेम करती है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से हमें यह कहा गया कि अगर आपने हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाए तो आपकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। इसमें कितनी सदाकत है? और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मामले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मौक़िफ़ क्या अपनाया कि हमारा उस वक्त बयानिया क्या था, नुक्ता नज़र क्या था, और अब के हालिया दिनों में वो नुक्ता नज़र कौन सा रुख इख्तियार कर चुका है, इसी पर भी बात करेंगे। सईद खावर साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगा। खावर साहब, क्या समझते हैं कि जो अब तक की तहकीकाती कमीशन कायम किया गया था उसके कन्वीनर सईद गनी हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहे, दूसरे जो 2 अफराद हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे, अब तक क्या इस पर वाकई कोई तहकीकात हो रही हैं? 1 महीने का टाइम दे दिया गया, क्या वाकई 1 महीना दरकार है इसमें पूरी तहकीकात करने में? पहली बात तो यह है कि जी ये पीडीएम का जो जलसा था, एक बड़ा जलसा था, इससे पीडीएम को जो सम्राट समेटने थे वो इस वाक़े की वजह से, कैप्टन सफदर के एक नारे की वजह से वो उसके सम्राट से महरूम रही है। अगले दिन वो जलसा डिस्कस नहीं हो रहा था, जलसे के इत्तमास डिस्कस नहीं हो रहा था, उसके खिताबात डिस्कस नहीं हो रहे थे, बल्कि ये बात हो रही थी कि फ़लाँ होटल में क्या हुआ। बात यह है कि इस मामले पर बड़ी एक तो नाजुक मामला है, इस पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इदारों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, चाहे ना चाहे। इसमें यह हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का बयानिया अलग अलग है। बिलावल कुछ और बात कर रहे हैं और एलानिया कर रहे हैं, और वो इसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, अपील भी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जब सैयद मुराद अली शाह साहब जो इस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो बड़े मुतज़ब्ज़िब थे और उन्होंने खोलकर इस पर कोई बात नहीं की। और ये जो अब एक नोटिफिकेशन निकाला गया इसकी तहकीकात वज़रा की कमेटी का, ये इसलिए इस पर कानूनी माहिरीन जो हैं वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ये यकतरफा कार्रवाई होगी, 5 जियाले बैठकर, 5 मुस्तनिद वज़रा बैठकर जब कोई इंक्वायरी करेंगे तो उस पर सवाल तो उठेंगे। बात यह है कि इस मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, जबकि उसके बरक्स सिंध हुकूमत जो है वो अपनी इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए मामलात को देख रही है। अब ये जो कमेटी बनी है, इस वक्त पीपल्स पार्टी लाड़काना में मसरूफ़ है, इस वक्त पीपल्स पार्टी
गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मसरूफ़ है। इसमें मेरी इत्तला के मुताबिक आज इस कमेटी का काम ही शुरू नहीं हो सका, इसलिए कि ये आने वाले कुछ दिनों तक इसके मेंबरान इकट्ठे ही नहीं हो सकेंगे। सईद गनी शहर में मौजूद नहीं है, मुर्तज़ा वहाब शहर में मौजूद नहीं है, और मेरे ख्याल में सैयद सरदार अली शाह साहब भी शहर में मौजूद नहीं है। ये कमेटी कब बैठेगी और इसके लिए इतना वक्त क्यों दरकार था? लगता है कि पीपल्स पार्टी इस मामले से जान छुड़ाना चाहती है, सिंध हुकूमत इस मामले से जान छुड़ाना चाहती है, और इसको इतना तूल दिया है उन्होंने कि 30 दिन के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उस वक्त तक हवाओं का रुख बदल चुका होगा। यानी आपको ये लगता है कि 30 दिन हवाओं का रुख बदलने के लिए ही उन्होंने मुतय्यन किया है कि 30 दिन इसको दे दिए जाएं? राना साहब, आपको याद होगा कि जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी अमल में आई तो वो गाड़ी में बैठते हुए नारे क्या लगा रहे थे। फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि मैं हर साल मादर मिल्लत के मज़ार पर जाऊंगा और मादर मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। ये उन्होंने इशारा दिया कि मैंने मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कहा और उनके नारे लगाए, इसमें ऐब कहाँ पे है? और फिर आज उनका बयान एक ये सामने आया कि फुटेज सामने आ चुकी है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जिन टांगों ने दरवाजे पे ठुड्डे मारे वो पुलिस वालों की नहीं थी। पुलिस वालों की टांगें कमज़ोर होती हैं, ये मजबूत पाँव वालों की टांगें थीं। और साथ में वो ये भी कह जाते हैं कि इस पर तहकीकात हो रही है, मैं कोई बात नहीं कर सकता। यानी आप एक तरफ बात भी कर देते हैं, दूसरी तरफ आप वो एक बयान का जुमला भी साथ में ऐड कर देते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौन सा तरीका कार इख्तियार किया हुआ है? उनका बयानिया असल में है क्या? यानी आप अवाम को क्या दिखा रहे हैं और पस मंज़र में क्या? देखिए यासर, मैं इंक्वायरी की बात तो बाद में करूँगा ना, वो कर दी बात सईद खबर साहब ने, बिल्कुल इंक्वायरी हो रही है, हमें बड़े मुख्तार तरीके से उसमें करना चाहिए। कैप्टन सफदर साहब ने जो आज फरमाया है वो फुटेज के बाद उनका ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत। फुटेज में नज़र आ रहा है कि उनको पकड़ने वाले कौन है, दरवाज़ा खोलने वाले कौन है। मरियम साहबा फरमा रही हैं पुलिस ने दरवाज़ा नॉक किया, पुलिस अंदर आ गई, मैंने कहा अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये ठुड्डे फिर जो क्या कोई खलाई मखलूक जिसे वाकई खलाई में लोग जिसे कहते हैं वो जो नज़र नहीं आती। कैप्टन सफदर साहब जो है ना वो उसको उनकी बात पे ना थोड़ा सा ध्यान कम दिया करें, क्योंकि बेचारा मजलूम आदमी है। तो मजलूम जो होता है ना उसके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, ऐसा मजलूम आदमी है, चले उन्हें जाने दें। अब मुझे एक बात बताएं, इन्होंने कहा जी मैं ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ अपने पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, अपने पाकिस्तान के मीडिया के बड़ों के लिए जो इस पर बड़ा चीखो पुकार कर रहे थे। मादर मिल्लत इस मुल्क में वाकई फातिमा जिन्ना है, इसके अलावा नहीं है। अब उन्होंने कहा जी मैंने फातिमा जिन्ना जो है उनको मादर मिल्लत कहता हूँ और मोहतरमा का हर साल मैं आया करूँगा। आज एक लाहौर में मरियम साहिबा जब आई आज लाहौर में चेरिंग क्रॉस चौक पर, तो उस वक़्त जो बैनर्स मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली उनकी मुतहर्रक ख़वातीन ने मरियम साहिबा के सामने पकड़े हुए थे, वो बैनर क्या थे? मरियम साहिबा की तस्वीर और मादर मिल्लत नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये देख लेना, ये कोई डिज़ाइन नहीं हुई ये वो जेन्युइन तस्वीर है जो आज की मैं बात कर रहा हूँ। और दिखाइए स्क्रीन पे, एक बार अपने नाज़रीन को दिखाइए कि ये बैनर्स क्या हैं। मादर मिल्लत कहा किसे गया और तस्वीर के साथ मादर मिल्लत किसके लिखा हुआ है, ये नाज़रीन पहले देख लें। नाज़रीन ये आप देखिए कि मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीर है और उनके साथ लिखा हुआ है मादर मिल्लत जिंदाबाद। यानी आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज़ मादर मिल्लत हैं, या फिर उसके साथ आप ये कहना चाह रहे हैं कि मादर मिल्लत एक ही थी, मरियम नवाज़ उनके नक्शे कदम पे चल रही हैं? लेकिन आप अवाम को क्या दोहरे मायार के अंदर मुब्तला करना चाह रहे हैं कि अवाम इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मादर मिल्लत कौन है? भैया क्या ये पाकिस्तान वो वीडियो भी दिखाते हैं जी जिसमें आज नारे लगा रहे हैं, जिसमें इन्होंने सबने बैनर उठाए हुए हैं, वो वीडियो भी सामने ले आए ना जिसमें ये मादर मिल्लत के बैनर उठाए हुए हैं। वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए कि पहले वीडियो में है क्या। कायद-ए-आज़म के मज़ार पे क्या नारे लगे आपने देख लिए, सब ने कहा जनाब गलत हुआ है, लेकिन उस पर किसी को ये कहना नसीब नहीं हुआ कि जनाब जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उस वक्त कहा गया जी मादर मिल्लत नहीं, जो उन्होंने फातिमा जिन्ना को है। अब किसको कह रहे हैं, किसकी तस्वीरें लग रही हैं? क्या किसी एक शख्स ने मुस्लिम लीग नून के अंदर पुराने मुस्लिम लीग की बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इसको ये गलत हुआ है, ये ना लिखे। कल को ये लिखते हैं कि जनाब बाद माजरत से पहले ये कहते ना कि मियाँ नवाज शरीफ सानी है कायद-ए-आज़म, या अब लिख देंगे कायद-ए-आज़म हमारे ये हैं, क्या कर लेंगे आप?
इसलिए कि हमारे यहाँ पर बहुत से लोग गूंगे बहरे हैं, वो नहीं देखना चाहते, वो सीधी सिमत को नहीं देखना चाहते, वो हकाइक को नहीं देखना चाहते, वो एजेंडे को लेकर चले हुए हैं कि बने जी नहीं ऐसा नहीं, ये ज़्यादती नज़र नहीं आती। आज लाहौर में एक और ये इसमें कौन है, इस पर जनाब आप देखें मुस्लिम लीग नून की अरकान असम्बली हैं जो टीवी पे आके बहुत बोलती हैं, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में बैठती हैं। कोई अनपढ़ गाँव से लाई औरत नहीं कि जिसको नहीं पता तस्वीर के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है, वो सारी मौजूद है जिन्हें पता है, जिन्हें हर चीज़ पता है। दूसरी मुझे एक बात बताएं, आप कायद आज़म के मज़ार पे तो चले गए, ये वहाँ पे जाते फातिहा करते, वहाँ पे अहद करके निकलते। अल्लामा इकबाल का मज़ार है लाहौर में, कैप्टन सफदर साहब सारा दिन यहाँ पे फिरते हैं, गए हैं वहाँ पे, कभी गए हैं? इनके सियासी एजेंडे होते हैं। और अब अदारों पे हमलों के बाद अब इन्होंने हमारे कौमी हीरोज़ जो है ना, कौमी हीरोज़, हम वो जिनकी बात हम करते हैं, जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं, जिनको हम कहते हैं कि इन पाकिस्तान बनाने में इनका किरदार है, तो अब उनके नाम भी जनाब इन्होंने रखने शुरू कर दिए। आप क्या राय रखते हैं, यानी मौजूदा तर्ज सियासत जिसमें राना साहब इशारा कर रहे हैं कि कौमी हीरोज़ को इस्तेमाल करना, आप उनकी जो सियासत थी उसे अपनी सियासत से मुशाबहत करार देना, यानी आप आवाम के साथ सियासत करें सड़कों की तामीर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कब्रों के नाम पे और आबाओ इजदाद की कामयाबियों के नाम पे, और आपके अपने अमाल क्या हों, यानी ये मौजूदा तर्ज सियासत पाकिस्तान को किस नहज पे ले जाएगा? देखिए यासर, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये तर्ज सियासत की। जब आप बात करते हैं ना, पाकिस्तान की तारीख़ उठा कर देख लें आप, मैं पूरी तरह इस पे कन्विंस्ड हूँ, मेरी स्टडी भी है इसके ऊपर, कि पाकिस्तान की इस तर्ज सियासत में जो तब्दीली शरीफ ख़ानदान के इस सियासत में आने के बाद आई है, वो सबसे ख़तरनाक और सबसे नुकसानदेह साबित हुई है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए, पाकिस्तान की ओवरऑल जो एज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तौर पे शनाख्त थी उसके लिए। आप 82 से शुरू हो जाएं, ये आए हैं, उसके बाद से आप देखते चले जाएं सियासत में किस किस किस्म की इन्होंने बिद्दतें इंट्रोड्यूस करवाई। छांगा मांगा हो, लिफाफा हो, कब्ज़ा माफिया हो, ये सब्सिडी के इशू हों, FPR के SRO के ज़रिए गड़बड़ करनी हो, मोटरवे और ये पावर प्लांट्स में कमीशन खाना हो, LNG में 2 नंबरी करनी हो, आप देखते चले जाएं। और फिर ख़रीदो फ़रोख्त अरकान की, उसमें किस तरह से इन्होंने रोल प्ले किया है। तो ये इनका तर्ज सियासत शुरू से इसी तरह से। आप इसकी बात करें, मादरे मिल्लत वो क्यों थी? उन्होंने कायद आज़म के शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बनी और पाकिस्तान की तख्लीक में उनका बहुत बड़ा हाथ था कायद आज़म के साथ, बाकी लीडरान के साथ। तो इसलिए उनको मादरे मिल्लत कहा गया, इसलिए उनकी इज़्ज़त की जाती है, इसलिए उनको ये रुतबा दिया जाता है। आप अपनी ज़रा सियासी तारीख़ बता दें। मियाँ नवाज शरीफ इनके वालिद जो है वो उनको कायद आज़म सानी बनने का शौक़ है, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी तब्दील कर ली थी कुछ और, उन्होंने सिर्फ कायद आज़म सानी बनने के चक्कर में 25 दिसंबर अपनी तारीख़ पैदाइश अपनी कर ली। अब ये चले मादरे मिल्लत सानी बनती तो कुछ समझ आती है, कायद आज़म सानी की बेटी मादरे मिल्लत सानी बन गई, लेकिन किस क्वालिटी पे, किस स्ट्रगल पे, किस कोशिश पे, किस वजह से उनको सियासत में उनका क्या किरदार है, सियासत में उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं जिस बुनियाद पे उनको कोई भी टाइटल दिया जाए, इवन उनको एज मुस्लिम लीग की कायद के तौर पे भी या वाइस प्रेसिडेंट वो है, किस बुनियाद पे वो आपकी नज़र में स्ट्रगल क्वालिफाई करती कुछ नहीं है, और उसके बावजूद भी उन्हें कायद बना दिया गया। भट्टी साहब सियासत की क्या समझते हैं कि देखो देखो कौन आया, आई एक पार्टी आई, कल भी कोई जिंदा था, आज भी शायद जिंदा है, क्या सारी उम्र पाकिस्तानी लोगों की इन्हीं नारों के साए तले गुजर जाएगी या फिर कोई नया मकसद भी हमें कभी मिल सकेगा? जैसे देखिए कई दहाइयों तक तो यही सिलसिला रहा। भुट्टो साहब से ऑनवर्ड आप ले चलें तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जो तर्ज सियासत इख्तियार की, उन्होंने उसको तक़वियत दी, उसके ऊपर उन्होंने वोट लिए, इक़्तिदार में आते रहे। लेकिन हमने 2018 में देखा कि वो जो तर्ज सियासत थी या वो जो नारे थे, वो जो मंशूर था, लोगों ने उसको रिजेक्ट करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये इमरान खान साहब ने जो एक आवाज़ बुलंद करके लोगों के अंदर शोर उजागर किया, जिस तब्दीली की बात की, लोगों ने उसको सपोर्ट किया। जब लोगों ने इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाए तो उसके बाद देखें कि आपको शुरू में 2 साल तक या 1.5 साल तक इन जमातों को वो पजीराई नहीं मिल सकी। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो जो इमरान खान साहब तब्दीली लाना चाहते थे,
और जो उसके सम्राट अवाम तक पहुँचते और उस नए मंशूर को, उस नए ट्रेंड को वो अडॉप्ट करते, वो हुकूमती कुछ वज़रा की, हुकूमत की कुछ नाअहलियों ने, कुछ वज़रा की नाअहलियों ने और जो उनके सिस्टम को बेहतर चलाने के हवाले से इक़दाम थे, उसमें नाकामियों की वजह से वो जो असरात थे वो मुसलसल ज़ायल हो रहे हैं और अल्टीमेटली दोबारा वही जो 80s की 90s की जो पॉलिटिक्स थी, जो सियासत थे, जो स्लोगन से दोबारा वो परवान चढ़ना शुरू हो गए। आवाम को ये सोचना होगा कि चंद सिक्कों के इवज़, अंडरपासेस के इवज़, कब्रों की सियासत के इवज़ या फिर स्ट्रक्चर में कुछ बेहतरी के इवज़ या लोड शेडिंग के खात्मे के इवज़ ही वोट देने हैं, या मुल्क में बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए किसी का चुनाव करना है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए उससे काम लेना है। नाज़रीन, सब मेहमान गिरामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।